वेलकम टू स्टडी पी क्यू। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कैसे काम करती है और बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें हम देखेंगे इसकी जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये सारे बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स हैं कि जिनके ज़रिए ये काम करती है। इन सब की डिटेल हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्या। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश की गई थी। बेसिकली इसको बनाने का काम वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही शुरू हो गया था, लेकिन फॉर्मली ये वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गई थी। लीग ऑफ नेशन बेसिकली एक इदारा था जिस तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब वो फेल हुआ वर्ल्ड वार 2 ही, तो उसके बाद एक नया इदारा जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है ये बनाया गया। तो ये इसकी ऑफिशियल डेट है जब ये फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद जब ये फाउंड किया गया था तो उस वक्त इसके मेंबर्स की तादाद थी 51 और अब इसके मेंबर्स की तादाद हो चुकी है 193। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया के 203 ममालिक हैं जिनमें से 193 सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। तो इससे पता चलता है कि ये इदारा कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इसकी फाइनेंसिंग की बात करें तो इसको फाइनेंस करता है बेसिकली इसके मेंबर स्टेट्स और वो वॉल्यूंटरी करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा यूएनओ को फाइनेंस करता है, तकरीबन 21% यूएनओ का जितना भी बजट होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स इसको फाइनेंस करता है। बाकी भी कंट्रीज़ करते हैं वॉल्यूंटरी, लेकिन वो कम करते हैं। सबसे ज़्यादा इसे यूएस फाइनेंस करता है। इसके अलावा यूएनओ के जो मोस्टली हेडक्वार्टर्स हैं वो हमें यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेंगे। इसके अलावा चंद एक दूसरे ममालिक में भी मिलते हैं, जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमें नीदरलैंड हागे में मिलता है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो यूएनओ के अक्सर जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली हम बात किसकी करने वाले हैं। चूँकि मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताना, तो आइए इसको शुरू करते हैं। अगर हम इसके ऑर्गन्स की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसमें 6 आते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर आता है जनरल असम्बली, जिसमें यूनाइटेड नेशन के जितने भी 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं वो सिट करते हैं। ठीक है, इन सब की डिटेल मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। तो इसके बाद हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे जिसके मेम्बरान्स की तादाद 15 है। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसमें जजेस 15 होते हैं। ठीक है, और ये 9 साल के लिए होते हैं। इसके बाद आता है सेक्रेटेरिएट जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है फाइल्स से मुतल्लिक। इसके अलावा जो कंट्रीज़ के दरमियान ट्रीटाइज़ होती हैं, सारा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। इसके बाद इसमें आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसमें आईएमएफ आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, इकोनॉमी से रिलेटेड इसका ताल्लुक होता है। इसके बाद आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसने बेसिकली इनएक्टिव है सिंस 1994, क्योंकि ये जिस काम के लिए बनाई गई थी वो 1994 में ख़त्म हुआ, लिहाजा इसका पर्पस भी ख़त्म हुआ। तो ये मैं आपको आगे चल के इन सब की डिटेल आप बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आता है जनरल असम्बली। जनरल असम्बली बेसिकली यूएनओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे यूनाइटेड नेशन की पार्लियामेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं 193 वो सारे के सारे इसमें सिट करते हैं। इसके अलावा इसका एक प्रेसिडेंट होता है और 21 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। ये 21 वाइस प्रेसिडेंट्स डिफरेंट स्टेट से होते हैं। ठीक है, 1 प्रेसिडेंट लाजमी बात है कि से एक ही कंट्री से होगा, लेकिन 21 डिफरेंट स्टेट से होते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी फैसला करना है तो उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। 193 की 2/3 मेजोरिटी तकरीबन बनती है 128। ठीक है, तो आप कोई भी मसला यूएनओ की जनरल असम्बली में लेके आए हैं, कोई मसला रेज़ करना चाहते हैं, उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उस पर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 128 वोट्स चाहिए होती हैं, 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है आपको। इसके अलावा फ़लस्तीन के बारे में सुन लें कि फ़लस्तीन यूएनओ की जनरल असम्बली में बैठ सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। अगर आप फ़लस्तीन के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है। इसराइल एक स्टेट है जबकि फ़लस्तीन एक स्टेट नहीं है, अभी तक वो एक स्टेट नहीं बनी। लिहाजा इसे एक ऑब्ज़र्वर ग्रुप के तौर पर यूएनओ में बैठने की इजाज़त है। ये यहाँ पर बैठ सकता है, चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकता है, लेकिन वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये एक स्टेट नहीं है। इसके अलावा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जनरल असम्बली के पास कोई अल्टीमेट पावर नहीं है। हम ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आकर आप अपना मसला रेस कर सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं। इसके अलावा उस पर 2/3 मेजोरिटी ले सकते हैं। ठीक है, एक तरह का आप मसला रेस कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जनरल असम्बली के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है और जनरल असम्बली एक फ़ाइनल फ़ैसला करेगी। इस हवाले से मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। यूएनओ की जनरल असम्बली में एक रेजोल्यूशन पास की गई थी जिसका नाम है 59/124। ये रेजोल्यूशन का नाम है और ये फ़लस्तीन से मुतल्लिक थी। फ़लस्तीन में इसराइल जो एट्रोसिटीज़ करता है, इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाके में बहुत सारे इलाके ऑक्यूपाइड कर रखे हैं नाजायज़। इसके अलावा वहाँ
वहाँ पर वो फर्दर अपनी पॉपुलेशन भी आबाद कर रहा है। इसके अलावा सिविलियन को मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है। तो इस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन पास की गई यूएनओ की जनरल असम्बली में। और आप फर्दर सुने कि इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था 149 और 7 से, कि 149 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया था और सिर्फ 7 स्टेट्स ने इसको अपोज़ किया था। तो आप देख सकते हैं कि 128 चाहिए होती हैं 2/3 मेजोरिटी के लिए, लेकिन 149 स्टेट्स का वोट मिला कि वाकई इसराइल फ़लस्तीन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, वहाँ पर जुल्म सितम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। तो इस सिलसिले में ये रेजोल्यूशन पास की गई थी कि इसराइल को अकाउंटेबल किया जाए, उससे पूछताछ की जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके पास कोई अल्टीमेट पावर नहीं होती, इसलिए जब ये फ़ैसला फ़र्दर सिक्योरिटी काउंसिल के पास गया, ये मैं यहाँ पर आकर आपको बताऊँगा। जब ये सिक्योरिटी काउंसिल के पास गया तो वहाँ पर वीटो पावर होती है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वहाँ पर सिर्फ अमेरिका ने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की, ठीक है, और ये रेजोल्यूशन वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। तो आप इस बात का अंदाज़ा करें कि एक तरफ 149 स्टेट्स हैं जिन्होंने रेटिफाई किया था, जिन्होंने कहा था कि वाकई इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और एक तरफ सिर्फ एक यूनाइटेड स्टेट्स है जिसने इसको वीटो किया और वो रेजोल्यूशन वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। तो इस बात से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनरल असम्बली के पास बेसिकली कोई अल्टीमेट पावर नहीं होती, कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं होती कि ये किसी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला करे और आगे जाके उस पर अमल भी हो। तो ये इसकी एक हल्की सी एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी है। इसके अलावा इसके जो करंट जनरल सेक्रेटरी हैं वो मारिया फर्नांडा है, जो इक्वाडोर से हैं। इक्वाडोर एक कंट्री का नाम है, ये आप याद रखिएगा। तो ये थी जनरल असम्बली, ठीक है। ओवरऑल ये इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, जितने भी ओवरऑल यूएनओ के मेंबर स्टेट्स हैं वो इसमें सिट करते हैं। ये इसका एक बुनियादी काम है। इसके अलावा कोई भी अगर यहाँ पर कोई इशू आया, कोई बंदा इशू रेस करना चाहता है, कोई कंट्री, तो वो इशू फर्दर इसकी जनरल असम्बली की कुछ कमिटीज़ हैं 6 किस्म की, उन्हें वो रिकमेंड कर सकता है, जिसमें डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी आता है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल आता है, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल। इसके अलावा स्पेशल पॉलिटिकल एंड डिकोलोनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, बजटरी, लीगल। इन सब का मकसद ये होता है कि कोई मसला जिससे मुतल्लिक रेस किया गया है, अगर कोई लीगल मसला है तो वो छठी कमेटी को रेफ़र किया जाएगा। इन कमेटीज़ में क्या होते हैं कि एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, हर काम से एक्सपर्ट होते हैं, वो इस पर फर्दर तहकीकात करते हैं, इसको इंक्वायर करते हैं और फिर बाद में अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हैं, और उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखकर फर्दर उस पर फैसला लिया जाता है। इसी तरह अगर कोई इशू इकोनॉमी से मुतल्लिक है तो वो दूसरी कमेटी को रेफ़र किया जाएगा, और इस तरह ये सब कमेटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इनमें एक्सपर्ट्स होते हैं और वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इनमें क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये थी जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहला ऑर्गन है। इसके बाद इसमें आता है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें होती है वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर क्या होती है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इसमें टोटल 15 मेंबर स्टेट्स होती हैं, जिनमें से 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट आप जानते हैं कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ठीक है, ये 5 परमानेंट हैं, और 10 जो नॉन परमानेंट हैं, ये जैसे नाम से इज़ार है नॉन परमानेंट है, तो ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हर 2 साल के बाद चेंज होते हैं, 2 साल के बाद नए मेंबर स्टेट्स इसमें आ जाते हैं। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट्स हैं, इनका फ़ैसला करती है जनरल असम्बली, ठीक है, और जो 5 परमानेंट हैं ये तो परमानेंट ही हैं। इसके अलावा जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनके पास होती है वीटो पावर। अब जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक रेजोल्यूशन पास की गई 59/124, जिसमें इसराइल को ये कहा गया कि जिसमें इसराइल के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन थी कि आप एट्रोसिटीज़ ना करें, उसको अकाउंटेबल करना था, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात करनी थी, ठीक है। तो 149 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया था। लेकिन यहाँ पर आप वीटो पावर का कंसेप्ट भी समझ लें कि यहाँ पर सिर्फ एक, जब ये मसला सिक्योरिटी काउंसिल में आया तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की, अपना एक वोट दिया, और वो 149 मेंबर स्टेट्स ने जो फ़ैसला लिया था ये उसके अगेंस्ट चला गया। मतलब वो रेजोल्यूशन वहीं की वहीं ख़त्म हो गई, उस पर फर्दर काम नहीं हुआ, इसराइल से कुछ नहीं पूछा गया, उसके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात नहीं की गई। तो इसको बोलते हैं बेसिकली वीटो पावर, कि यूएनओ में कोई भी फ़ैसला हुआ है, चाहे जनरल असम्बली में, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में, चाहे कहीं भी, अगर सिर्फ एक 5 परमानेंट मेंबर्स में से कोई एक भी उसके ख़िलाफ़ नेगेटिव वोट देता है तो वो मसला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा, उस पर फर्दर काम नहीं होगा, उस पर फर्दर तहकीकात नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली वीटो पावर, और ये कहाँ पर होती है, सिक्योरिटी काउंसिल में, जो 5 परमानेंट मेंबर स्टेट्स हैं।
इसके अलावा इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है 15 मेंबर स्टेट्स हैं, ये हर माह के बाद तब्दील होती है कि हर महीने के बाद दोबारा से जो 15 मेंबर स्टेट्स हैं ये अपने में से ये एक बंदा अपना प्रेसिडेंट चुनेंगे। इसी तरह अगले माह फर्दर इस तरह अगले माह हर माह के बाद ये प्रेसिडेंसी चेंज होती है। इसके अलावा इट कैन रिकमेंड प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी कहीं भी मसला हुआ है और कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट उसको यूएनओ में लेके नहीं आया, तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास बेसिकली ये इख्तियार है कि वो इस मसले को जनरल असम्बली की तरफ ला सकती है। वो जनरल असम्बली को कह सकती है कि आप इसको देखें, ठीक है। ये रिकमेंड कर सकती है बेसिकली कोई भी इशू पूरी दुनिया में कहीं भी हो रहा है कि इस पर बात की जाए, इसको रेज़ किया जाए, इस मसले को, इस इशू को, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा अल्टीमेट पावर, जो जैसे मैंने पीछे लिखा था कि ही हैज़ नॉट अल्टीमेट पावर, कि जनरल असम्बली के पास अल्टीमेट पावर नहीं होती। यहाँ पर आप इश्यूज़ रेज़ कर सकते हैं लेकिन फ़ाइनल डिसीजन नहीं होगा। तो फाइनल डिसीजन कहाँ पे होगा? सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि इसके पास होती है अल्टीमेट पावर। मैंने आपको मिसाल भी दी कि वीटो पावर की भी, कि एक वीटो पावर 149 मेंबर स्टेट्स के ऊपर पारी है। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल देख लें, ठीक है। 23 दिसंबर 2016 इस तारीख को एक और रेजोल्यूशन पास की गई थी यूएनओ में, ठीक है। और ये रेजोल्यूशन भी इसराइल से मुतल्लिक थी कि इसराइल ने फ़लस्तीन के जो इलाके ऑक्यूपाइड कर रखे हैं उन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। तो एक तो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, ऊपर से उन इलाकों में इसराइल अपनी पॉपुलेशन को आबाद कर रहा है, सेटलमेंट कर रहा है वहाँ पर, कि वहाँ पर जूस की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, और कल को फ़ैसला उनके हक़ में आ सकता है, ठीक है। तो इसके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास की गई थी यूएनओ में। और फिर कमाल की बात देखें कि यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में इसको 14 मेंबर्स ने रेटिफाई किया था और सिर्फ एक यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो पावर इस्तेमाल की। अब यहाँ पर जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ वोट दिया कि वाकई इसराइल के ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबल करना चाहिए। और 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 ने भी इसी के हक़ में वोट दिया कि वाकई तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके ख़िलाफ़ वीटो किया कि नहीं, कि ये कोई मसला नहीं है, इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन भी वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर की क्या इंपॉर्टेंस है, कि आप कोई भी रेजोल्यूशन लेके आएँ, आप कोई भी मसला रेज़ करें, जब तक 5 परमानेंट मेंबर्स में से पाँचों के पाँच उसको रेटिफाई नहीं करते वो मसला आगे नहीं जाएगा। और अगर कोई एक भी उसके ख़िलाफ़ वोट देता है तो वो रेजोल्यूशन वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसका एक मकसद और होता है कि पीसफुल रेजोल्यूशन टू इट्स मेंबर स्टेट्स, के सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली अगर कोई मेंबर स्टेट्स में 193 मेंबर स्टेट्स हैं, इनके आपस में कोई मसला होता है तो इसका काम ये होता है कि उनके दरमियान पीसफुल रेजोल्यूशंस करवाए, ठीक है, मुआहदे करवाए अमन सुकून की हालत में। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यहाँ पर वीटो पावर के बारे में एक और बात सुन लें कि यूएस ने अब तक तकरीबन 81 टाइम्स वीटो पावर का यूज़ किया, जिसमें से 43 टाइम्स यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसी वीटोज़ का इस्तेमाल किया जिसमें डायरेक्टली इसराइल का ताल्लुक़ रहा है। कि जब कभी भी यूनाइटेड नेशन में इसराइल के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस पास की गई हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा उसके ख़िलाफ़ अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये बंदा तकरीबन 43 टाइम्स अमेरिका ने जब भी वीटो पावर इस्तेमाल की है तो वो इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, इसराइल को बचाने के लिए किया। तो ये एक फर्दर इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको ज़हन में रखिएगा। इसके बाद इसमें आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कंट्रीज़ के दरमियान जो इकोनॉमिकली ट्रेड के ज़रिए जो भी लिंक होते हैं वो बेसिकली इसी के ज़रिए से होते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन कायम करना, ठीक है। कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड के ज़रिए जितने भी राब्ते होते हैं वो सारे के सारा बेसिकली इसी का काम होता है। इसमें टोटल 54 मेंबर स्टेट्स होते हैं, ठीक है। 54 ये हर 3 साल के बाद चेंज होते हैं। तो टोटल 193 मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक ही टाइम में यहाँ पर नहीं होते, बल्कि एक टाइम में यहाँ पर होते हैं 54, और 3 साल के बाद इनकी मेंबरशिप चेंज हो जाती है। इसके अलावा ये एनुअली मीट करती है, हर साल के बाद इसकी मीटिंग्स होती हैं। इसके अलावा इसमें फ़र्दर बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी इसी में आ जाता है। तो ये सारे के सारे इसकी एजेंसीज़ होती हैं जो इसके ज़रिए काम करती हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में आप जानते हैं कि प्योरली इसका ताल्लुक इकोनॉमी से है। ये कंट्रीज़ को सूद देते हैं, कर्ज़े देते हैं, ठीक है, जिससे कंट्रीज़ आगे बढ़ती हैं, बेल आउट पैकेजेस भी देते हैं। तो ये सारा काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का होता है, ठीक है, कि जिसके ज़रिए ये इकोनॉमिकली और ट्रेड के ज़रिए कंट्रीज़ के दरमियान राब्ता कायम करते हैं।
तो इसके आपके जो करंट प्रेसिडेंट हैं ये इग्ना रुवांडा किंग है फ्रॉम क्यूराको, ठीक है। ये बेसिकली फ़ीमेल है, तो आप एमसीक्यूज़ के तौर पर इसका नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट का बेसिक काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन, कि यूएनओ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको लेके जाना सेक्रेटेरिएट का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो होता है। तो इसको असिस्ट किया जाता है बाय इंटरनेशनल स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। ये पूरी दुनिया में होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। तो जब कभी भी कोई भी मसला यूएनओ की जनरल असम्बली में लेके आ जाता है या सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आ जाता है, तो उस पर फर्दर उस पर रिपोर्ट्स देने के लिए, उस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जितना भी काम होता है वो सिविल सर्वेंट्स करते हैं। सेक्रेटेरिएट का जो हेड होता है उसे सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं और उसे डिफेक्टो लीडर ऑफ़ द यूएनओ भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा ये 5 साल के लिए होता है कि 5 साल के बाद ये चेंज होगा। इसके अलावा कोई भी कंट्री अगर यूएनओ के साथ कोऑपरेट करना चाहती है, कोई मसला लेके आना चाहती है या किसी भी तरह से वो यूएनओ के साथ कोऑपरेट करना चाहती है, तो बेसिकली वो सबसे पहले सेक्रेटेरिएट के साथ ताउन करती है। तो सेक्रेटेरिएट से मिलेगी। इसमें क्या होता है कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट रिपोर्ट्स देते हैं, डिफरेंट किस्म के जो काम होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी मिलती है सेक्रेटेरिएट को। फिर इस पर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। ऑफिशियल जो काम होता है वो पूरा किया जाता है। इसके अलावा जो स्टाफ वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, वो सारा का सारा सेक्रेटेरिएट में किया जाता है और इसके बाद फर्दर उसको सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असम्बली में लाया जाता है। इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो एंटोनियो गटर्स हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये बात आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा। इसके बाद इसमें आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये बेसिकली लीग ऑफ नेशन का पार्ट था और लीग ऑफ नेशन से ही इसे इनहेरिट किया गया। इसके हेडक्वार्टर्स नेदरलैंड हागे में, ठीक है। ये है नेदरलैंड कंट्री, आप जानते हैं। इसके अलावा इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, ठीक है। और इन्हें 9 साल के लिए चुना जाता है। 9 साल के बाद ये चेंज होते हैं और एक दफ़ा एक जज अगर चुन लिया जाए तो वो 9 साल के लिए रहेगा। इसके अलावा इसका मेन काम क्या होता है कि रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करवाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 2-3 साल पहले बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, ठीक है। पाकिस्तान का मानना है कि यह भारतीय जासूस है, जबकि भारत का मानना है कि वो जासूस नहीं है। तो अभी यह मसला चल रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में और 17 जुलाई को इसका फैसला भी आना है, ठीक है। तो इस हवाले से ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान ने उसे पकड़ा और उसे सज़ाए मौत दी, जबकि इंडिया ये मसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया, ठीक है। तो वो सज़ा ख़त्म मुअत्तल होगी पाकिस्तान में। तो अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो फ़ैसला सुनाएगी वही फ़ैसला इस पर माना जाएगा, वही उस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो ये एक परफेक्ट मिसाल बनती है कि इसका काम होता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हल करवाना। क्योंकि अब पाकिस्तान ये तो नहीं दावा कर सकता कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में पकड़ा गया तो उसे पाकिस्तानी लाज के मुताबिक हल किया जाएगा, या इंडिया ये दावा करे कि उसे इंडियन लाज के मुताबिक। तो इसके लिए इंटरनेशनल लॉ होता है, इंटरनेशनल नॉर्म्स होती हैं, तो उसके मुताबिक ये मसाइल हल करवाए जाते हैं। इसके अलावा इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर P4 जो परमानेंट 5 हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने आपको बताया जिनके पास वीटो पावर है, तो उनके ऊपर इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। अब जैसे कि ये यूएनओ का ही पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप कंसिडर कर लें कि इसने कोई फ़ैसला परमानेंट 5 के ख़िलाफ़ किया, ठीक है, जिनके पास वीटो पावर है, तो वो सिंपल सी बात है, बाद में अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करेंगे और वह फ़ैसला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात से ये बात बनती है कि इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस, कि इसका कोई असर नहीं है जो परमानेंट 5 हैं, ठीक है, चाहे उनके हक़ में फ़ैसला दे चाहे उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे, क्योंकि उनके पास अल्टीमेटली वीटो पावर है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के जजेस की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के जजेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सर्व कर चुके हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक जज और इंडिया के 4 जजेस इसमें रह चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ठीक है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रह चुके हैं, जबकि इंडिया की तरफ से सर बेनिगल नरसिंह, इसके अलावा दलवीर भंडारी, इसके अलावा नजिद्रा सिंह और इसके अलावा एक और, ये सारे के सारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सर्व कर चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनका नाम है अब्दुल कवी अहमद यूसुफ फ्राम सोमाली। तो ये आप करंट अफेयर के तौर पर इनका नाम याद रख सकते हैं। तो ये थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका बेसिक काम होता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाना, और कुलभूषण यादव की एग्जांपल एक परफेक्ट एग्जांपल है इस हवाले से। इसके बाद आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये यूएनओ का सबसे आखिरी ऑर्गन था जो कि अभी इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है। ये मैंने लिखा है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज़ सस्पेंडेड इट्स फंक्शंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पालू। तो इसका बेसिक काम क्या होता था, जिस तरह लीग ऑफ नेशन में एक कंसेप्ट था मैंडेट्स का,
जितनी भी कॉलोनीज़ होंगी दुनिया में वो लीग ऑफ नेशन के बिहाफ से रन की जाएंगी, उन्हें लीग ऑफ नेशन बेसिकली रन करेगा, ठीक है। तो इसी तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी एक था ट्रस्टीशिप काउंसिल कि यूनाइटेड नेशन तो बेसिकली 1945 में बनी थी। उसके बाद से बहुत सारे कंट्रीज़ अभी कॉलोनीज़ थे, जैसे इंडिया भी था 1947 में आज़ाद हुआ, इसी तरह कोरिया, इसी तरह पालू हुआ, इसके अलावा और भी दूसरे कंट्रीज़ थे। तो बेसिकली उस वक्त जो कंट्रीज़ कॉलोनीज़ थे उनके हवाले से ये फ़ैसला किया गया कि इनको अब रन करेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। अब ये ट्रस्ट टेरिटरीज़ हैं बेसिकली, ठीक है, इनको अब रन किया जाएगा। और इसके अलावा इनकी इंडिपेंडेंस के हवाले से, इनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन, पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन के हवाले से अटैम्प्ट्स की जाएंगी यूएनओ की तरफ से। इट्स मेन गोल वाज टू प्रमोट एडवांसमेंट ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज, ठीक है। उस वक्त जो कॉलोनीज़ थी उन्हें अब कहा जाता था ट्रस्ट टेरिटरीज, और लीग ऑफ नेशन में इन्हें कहा जाता था मैंडेट्स टू देयर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एंड टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उनकी आज़ादी के लिए, उनकी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इसका काम होता था, इसका टास्क होता था। तो 1994 में जो पालो था ये सबसे लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी था। इसके इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल का मकसद ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जिस मकसद के लिए थी वो मकसद ही ख़त्म हो गया। तो इस हवाले से इसने 1994 के बाद अपने काम जो थे वो सस्पेंड कर दिए। तो ये था बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असम्बली आता है, ठीक है। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जनरल असम्बली है, जिसमें सारे के सारे मेंबर स्टेट्स बैठते हैं, और दूसरे नंबर पर आता है सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम पावर के हवाले से देखें तो सबसे ज़्यादा पावर होती है सिक्योरिटी काउंसिल के पास, क्योंकि इसमें वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यह थी बेसिकली ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके ज़रिए ये काम करती है और जो इसको बेसिकली बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।